अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की मईशत के लिए एक खुशखबरी है। वैसे खुशखबरी तो ये हो कि हमारे फंडामेंटल्स खुद स्ट्रॉन्ग हो, रिफॉर्म्स हों, लेकिन ये पाकिस्तान को इस वक्त एक ब्रीथिंग साइन है। पाकिस्तान के लिए $3 अरब की जो उनकी फैसिलिटी है उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो सऊदी अरब का जो एक्सटेंड किया $3 अरब का डिपॉजिट इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्रू SFD जो उनका सऊदी फंड है in support of the Pakistani economy, in implementation of the directors of the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz, may Allah protect him. The Saudi Fund for Development extended the term for the deposit provided by the Kingdom of Saudi Arabia in the amount of $3 billion. और ये मजीद कहा गया जी कि द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द डिपॉजिट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये $3 अरब के ये मजीद इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि इट इज वर्थ नोटिंग दैट द $3 बिलियन डिपॉजिट वाज साइंड थ्रू द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन नवंबर ऑफ लास्ट ईयर 2021। इस फंड ये जो एक्सटेंशन हुई है इससे पाकिस्तान के लिए क्या इसमें खुशाइन बात है, ये भी बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों के दौरान कुछ अच्छी खबरें माशी फ्रंट से हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान ऑयल प्राइसेस कम हो गई हैं, पाकिस्तान फैटिफ की लिस्ट से निकल चुका है, साथ साथ सियासी मैदान के ऊपर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका है और आर्मी चीफ की तैनाती भी हो चुकी है। तो ये तमाम मुस्बत पहलू हैं जो हमने कुछ दिनों में नोट किए। पाकिस्तान की मईशत पे इसके असरात क्या होंगे और कुछ नंबर्स ही बता रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, इन्फ्लेशन 23.8% पे आ चुकी है जो पिछले महीने ज्यादा थी। इस महीने की जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम होकर 23.8% के ऊपर आया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में माहिर है माशी उमूर के, राना प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। फरूख सलीम साहब, क्या ये खुशाइन बात है सऊदी अरब की तरफ से $3 अरब का डिपॉजिट? आप इस खबर को कैसे देखते हैं फरूख साहब? जी बिल्कुल खुश। जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है सलमान साहब वो मेरा ख्याल है सितंबर में इसका ऐलान अभी सामने आया है। और जैसे आपने कहा कि ये पुराना कर्जा है, इस कर्जे की वापसी की तारीख में तौसी कर दी गई। कोई इजाफी डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिले हैं। पुराने वाले डॉलर जो है वो पुराना जो है उसकी वापसी में एक्सटेंशन आई है। अब इसका असर जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी स्टॉक मार्केट में किसी किस्म का आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं नहीं समझता हूँ कि करेंसी मार्केट के अंदर इसका किसी किस्म का जो है वो इम्पैक्ट आएगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट्स के हवाले से वो न्यूट्रल है। इसका कोई फायदा या नुकसान इस वक्त सामने आने वाला नहीं है। जो असल क्राइसिस है, जो असल चैलेंज हुकूमत के सामने आ रहा है वो करेंसी का क्राइसिस है सलमान साहब। जिस तेजी से हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स गिरे हैं और अब वो कोई 7.5 अरब पे पहुंच गए हैं, तो उसका नतीजा जो है वो एक करेंसी क्राइसिस होता है। यानी कि मतलब यह है कि एक जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, जो दरामदात पे इन्हिसार है जिस मुल्क का, यानी कि आप सोचिए हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, खाम तेल इंपोर्ट होता है, LNG कोयला इंपोर्ट होता है, अद्वियात इंपोर्ट होती हैं। इन सब चीजों को खरीदने के लिए हमें डॉलर्स चाहिए और वो डॉलर्स अब खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो अगर ये हालात कंटिन्यू करते हैं तो फिर इसके नतीजे में दो चीजें देखी जाती हैं। एक तो जितनी भी इंपोर्टेड चीजें हैं इनकी कीमतें महंगी होने लगेंगी और दूसरा इनमें किल्लत आना शुरू हो जाएगी। यानी कि खुदा ना करे खदशा इस चीज का है कि अद्वियात जो हैं उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम इंपोर्ट करते हैं अगर उनकी एलसीज नहीं खुल पाती तो उनकी किल्लत सामने आने लगी। अच्छा फरूख साहब, ये बताएं कि ये जो करेंसी क्राइसिस इस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं इसकी वजह क्या है और ये फंडामेंटल्स हमारे वीक हैं इस वजह से या फिर ये पे सट्टाबाजी है? आपको क्या लगता है वजह क्या है? खासतौर पे ये बताएं कि बैंक्स की इनवर्ड रेमिटेंसेस तो 220-22 जो रेट चल रहा है प्रिवेल कर रहा है इंटरबैंक में वो हो रहा है, आउटवर्ड रेमिटेंस जो हो रही है वो 240-41 में जाकर हो रही है। तो ये माजरा क्या है? ये जो बीच में डिफरेंस है ये कौन और क्या ये लीगल है, ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे हुकूमत रोक सकती है? स्टेट बैंक रोक सकता है या किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है जो चल रहा है? देखिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स आप तो करेंसी के रेट बता रहे हैं, ये अब पाकिस्तान में कोई 4 या 5 डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं जी। एक आपने इंटरबैंक का रेट बताया जो 223-224 में है, वो मैं समझता हूँ कि रियली बोगस रेट है। वो इसलिए कि अगर आप बैंक के पास जाएं तो बैंक के पास डॉलर्स नहीं है बेचने के लिए। ये ऐसा ही है कि आप किसी दुकानदार ने बाहर लिखा हो कि मैं आपको 50 रुपए का किलो प्याज दे रहा हूं
और जब आप अपन को कहें कि जी मुझे दें, तो वो आपको कहेगा नहीं कि ये तो 1500 रुपए की घड़ी बेचूंगा। यानी कि बैंक आपको रेट बता रहा है, लेकिन उस रेट पे आपको डॉलर्स नहीं दे पा रहा। तो एक तो ये इंटरबैंक का रेट चल रहा है। उसके बाद ओपन मार्केट के अंदर भी कोई 2 या 3 डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं। एक रेट चल रहा है पर्ची वाला रेट चल रहा है, एक पर्ची के बगैर वाला रेट चल रहा है, और एक सैफान साहब रेट चल रहा है जो लोग दुबई से अपनी एलसीज खुलवा रहे हैं, जिनको अशद जरूरत है, और वो दुबई से एलसी जब खोल रही है तो वो मैंने सुना है कि 250-255 रुपए तक की वहां से एलसी खोल रही है। तो असल रेट तो वही है जो मार्केट का रेट है। अब ये सोच लेना असल में कौन से मार्केट का रेट होता है, ओपन मार्केट वाला रेट है, असल इंटरबैंक वाला तो आप कह रहे हैं वो तो फेक है, उस पे तो डॉलर मिल ही नहीं रहा। तो असल रेट कौन सा है जिस रेट के ऊपर एक्चुअली बैंक ट्रांजैक्ट कर रहे हैं? वो रेट है जो 241 पे चला गया, वो रेट है एक्चुअल क्या है रेट पे? ये एक्चुअल रेट अब 245 और 250 के दरमियान का कहीं का रेट। अच्छा, उसमें एक्चुअली मार्केट में आपको डॉलर्स मिलते हैं या बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। तो ये इसका एक बड़ा नुकसान सैफान साहब हमारे सामने आ रहा है। इसके नुकसान से पहले इसकी वजह बताएं। क्या ये लैक ऑफ गवर्नेंस है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का फुकदान है कि ये हुकूमत नहीं संभाल पा रही बैंक्स को, स्टेट बैंक नहीं संभाल पा रहा, या फिर ये आपको लगता है कि ये इनके कंट्रोल में नहीं है, इट इज बियॉन्ड देम? फारूक साहब, देखिए, आपने सट्टाबाजी का जिक्र किया, आपने गवर्नेंस का जिक्र किया, मेरे ख्याल उसके एलिमेंट 5 या 6% से ज्यादा नहीं। अच्छा, 90-95% खेल है फंडामेंटल्स का। यानी कि जो टोटल इखराज है इस वक्त पाकिस्तान से, जो आउटफ्लो हो रहा है डॉलर्स का, वो तकरीबन कोई 75-80 बिलियन की इंपोर्ट कर लेते हैं और 20-22 बिलियन डॉलर के हमने कर्जाजात वापस करने हैं। तो आप समझिए जो इखराज है टोटल वो कोई 100 अरब का है, और जो आमद हो रही है, जो इनफ्लो हो रहा है, वो आप सोचिए कि 30-31 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं और 30-31 अरब की हमारे पास रेमिटेंसेस आ जाती हैं। तो आमद 60-70 बिलियन की है और इखराज जो है तकरीबन 100 अरब का है। तो ये डिमांड सप्लाई का मामला है। उसकी वजह से ये डॉलर का क्राइसिस और करेंसी का क्राइसिस सामने आ रहा है। लेकिन राणा साहब आपकी तरफ भी आते हैं, आपको खुशामदीद कहते हुए। राणा साहब, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने देखा इसहाक डार साहब कोशिशें कर रहे हैं मुल्क की मईशत को संभालने के लिए। उधर एक बयानिया बन रहा है कि डिफॉल्ट हो जाएगा मुल्क पीटीआई की तरफ से, जो कि हमने बताया कई बार कि फेक है, ऐसा कुछ नहीं इंशाल्लाह होना। लेकिन राणा साहब ये बताएं कि एक तरफ इंटरबैंक का रेट है जो लिखा जाता है, एक तरफ वो रेट है जो कि चार्ज किया जा रहा है, जो अभी फरूक साहब हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये इसको क्या फ्रॉड कहें, इसको क्या कहें? क्या ये कानूनी है जो कुछ हो रहा है? ये बैंक्स फ्रॉड कर रहे हैं अवाम के साथ, रेट कुछ और दिखा रहे हैं, दे उसमें नहीं रहे, और स्टेट बैंक किधर है, हुकूमत किधर है, कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है आपकी नजर में? आप मईशत समझते हैं क्यों हो रहा है ये सब कुछ, राणा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो करंट क्राइसिस है वो तो डॉलर लिक्विडिटी का क्राइसिस है, और इस क्राइसिस को काफ़ी हद तक जो मैनेज जिस तरीके से किया जा सकता था, देखें, एक तो IMF का मुआहदा था, वो बड़ा ज़रूरी था, वो हुकूमत उसने बहाल किया उस मुआहदे को, और अब 9th रिव्यू चल रहा है, डेली उनसे बातचीत हो रहे हैं, उनकी टीम आके वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द जो है वो कंक्लूड कर जाएगा। फिर अभी आपने देखा कि ये $3 बिलियन जो है वो रोल ओवर हो गया। हमने उसका जो दूसरा जो पहलू है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का होता है। तो देखें, जुलाई से अक्टूबर तक हमने 47% रिडक्शन की ईयर ऑन ईयर करंट अकाउंट डेफिसिट की, और अभी तक जो नवंबर के नंबर्स आए हैं ट्रेड डेफिसिट के, उसमें 42% रिडक्शन हुई है ट्रेड डेफिसिट की। तो ये वो सारे इकदामात हैं जो हम पॉसिबली ले सकते हैं कि हम कंट्रोल करें ये जो डॉलर के क्राइसिस को, और उसको आगे जो है वो इससे बाहर निकलें। तो हमारा जो शॉर्टफॉल है, जो इस साल जो हमारे आउटफ्लोज हैं, जिसमें 22 अरब डॉलर की डेट पेमेंट्स हैं और 9 अरब डॉलर हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट को देख रहे हैं, तो ये 31 अरब डॉलर बनता है। तो इससे ज्यादा की हमारी जो है वो प्लान है कि इससे ज्यादा हमने डॉलर्स रेज करने हैं, और उस पर जो है वो काम हो रहा है। कुछ जब ताखीर हो जाती है, देखिए, हमें जब रिजर्व्स हमें मिले तो वो बॉटम्ड आउट रिजर्व्स थे, 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, और उसके अंदर वही रिजर्व्स हमने 2018 में छोड़े थे 10 अरब डॉलर के, लेकिन 10 अरब डॉलर में बहुत सारी प्लेसमेंट थी चाइना की। एंड आई एग्री विद दिस, आप बिल्कुल सही सिंध में कोशिश कर रहे हैं कि डेफिसिट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट के गैप को कम कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो मामला है, ये कि इंटरबैंक में रेट कुछ दिखाया जा रहा है, दिया कुछ और जा रहा है, ये क्या है? ये मैं समझ तो गया कि इसकी वजह क्या है, लेकिन यहां पर गवर्नेंस भी, क्योंकि या तो फिर बेचे ही, इंटरबैंक का रेट ही 240 दिखाए ना, कि आप फिर दिखा क्यों रहेंगे 220 में इंटरबैंक में रेट है और बेच जो है 240 में रहे? ये कौन देखेगा राणा साहब? देखें,
इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने एक्शन भी लिया है, बैंक्स के अगेंस्ट भी लिया है, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज थी उनके अगेंस्ट भी लिया है। उसके अलावा जो इकदाम अगर कोई स्मगलिंग हो रही थी डॉलर्स की अफगानिस्तान की, वहाँ भी जो है वो लिया गया है। लेकिन एक जिस तरह मैं जो आपको शॉर्टेज की एक वजह बताई, वो वजह देखें यही, अगर आपके रिजर्व्स अभी 8 अरब की जगह 11-12 अरब पे पड़े होते तो जो मार्केट का सेंटिमेंट होता वो ये होता कि इट्स ऑल राइट, और जो लोगों ने होल्डिंग की हुई है डॉलर्स की वो ना करते। और देखें कोई एक बहुत सारा डॉलर पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो होल्ड करके रखा होता है, वो देख रहे होते हैं, तो वो फिर जब ये एक गैप डेवलप होता है तो वहां ये प्राइस डिफरेंस जो है वो बन जाता है, जो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उसकी वजह है। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये लोगों को यकीन आ जाएगा कि आपके बॉन्ड भी जो हैं वो भी हमने पे ऑफ कर दिए और आपकी इनफ्लोज आ रहे हैं, आईएमएफ का जो 9th रिव्यू है वो कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है, तो ये आप देखेंगे ये जो गैप है ये कम हो जाएगा। और अगर इसको हम खुला सर एक ब्रेक लेते हैं राना एहसान साहब, हमें जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद सवालात कुछ और हकायक आपके सामने रखेंगे, डिफॉल्ट का बयानिया इस पर भी गुफ्तगू होगी और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए कितने फंड्स मांगे गए पंजाब हुकूमत की तरफ से और किस तरह से मामला चल रहे हैं, ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने करेंसी क्राइसिस पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब की तरफ से फंड एक्सटेंड किया गया $3 बिलियन का, इससे प्रोग्राम का आगाज़ किया। आपको बताएं कि मुल्क यानी माशी क्राइसिस आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मामला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। करेंसी क्राइसिस बदस्तूर मौजूद है और उसकी वजह से आवाम सफ़र कर रही है, लेकिन कुछ भी क्राइसिस हो, जैसा भी क्राइसिस हो, पंजाब हुकूमत की शाहाना खर्चों का कुछ जिक्र अता तारा साहब ने किया था, मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा था गाड़ियों का। फिर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर आने वाला खर्चा भी आपको बयान करेंगे कि उस पर कितना खर्चा हो रहा है। लेट्स हियर दिस कि अता तारा साहब ने क्या कहा। हम तो लगे रहे पंजाब में 200 अरब की आटे पे सब्सिडी दे दो, कोई नई गाड़ी ना खरीदो, कोई शहाना खर्च जो अखराजात हैं उनको रोका, बिजली हमने कहा कि 200 यूनिट पे मुफ्त बिजली दे दो। तो ये किस काम में लगे रहे हैं? ये इस काम में लगे रहे हैं कि 1.5 अरब की नई गाड़ियां खरीद लो। 150 गाड़ी खरीदी है जिसमें 70 फॉर्च्यूनर शामिल हैं, और वो कहां से खरीदी? एक पुराना सप्लायर है टोयोटा रावी, टोयोटा साइवल, उनको सील करा दिया कि आपका बिल्डिंग प्लान ठीक नहीं है। गाड़ियां टोयोटा गुजरात से खरीदी जा रही हैं। आके मेरे इस बयान को काउंटर कर दें, मोनस साहब ऑन एयर कह दें कि पंजाब गवर्नमेंट जो 1.5 अरब की नई गाड़ियां वुज़रा के लिए ले रही है वो नहीं ले रही टोयोटा गुजरात से, या उनका इस डील से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पीछे हट जाता हूं, माफी मांगता हूं आके। दूसरी तरफ वो जमात जो कि नारा लगाती है किफ़ायत शारी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए खैबर पख्तूनख्वा से स्पेशल कमांडोज मंगाए गए। पंजाब की काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने इमरान खान साहब की लाहौर में सिक्योरिटी के लिए इकदाम उठाया। इस इकदाम खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए यानी जो पुलिस के 60 कमांडोज हैं उनकी रिहाइश और खुराक और दीगर अखराजात के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। कमांडोज को निजी होटल में ठहराया गया। कमांडोज किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, यानी बाकायदा उनको रिहाइश दी गई है। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तो तकरीबन चेयरमैन की सिक्योरिटी के 10 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि मजीद फंड बाद में जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर शाहाना अखराजात चल रहे हैं और ये मामला नहीं रुकता। फरूख सलीम साहब, गवर्नेंस हो, कहीं की भी गवर्नेंस हो, जो मुल्क के हालात होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते जो गवर्नेंस में और उनके लाइफस्टाइल में लीडर्स के। और खासतौर पे इमरान खान साहब तो दावे ऐसे करते थे, अपनी हुकूमत में भी नहीं किया उन्होंने, और अभी भी यही सूरत हाल है कि करोड़ों पे अखराजात में खर्च हो रहे हैं सिक्योरिटी के। फरूख साहब, ये सलमान साहब मेरा ख्याल है सियासी बयानिए हैं। तो पीटीआई की हुकूमत थी तो यही वाले इसी किस्म के बयानिए जो हैं वो दूसरी तरफ से सामने आते थे। मेरा ख्याल है कि फोकस मईशत के ऊपर नहीं है, ये तो सिर्फ सियासत के ऊपर सारा फोकस जा रहा है और इल्जामात को एक्सचेंज किया जा रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो असल चीज है जो इकोनॉमिक्स में कहलाती है कि पैटर्न क्या है। ये मामला जो करेंसी क्राइसिस की हम डिस्कस कर रहे थे, इनकी शुरुआत एक्चुअली सितंबर 2021 में हुई। अगर आप देखिए कि सितंबर 2021 में हमारे पास तकरीबन 20-21 बिलियन डॉलर के जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर थे। उसके बाद से एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है
जो ट्रेंड 2021 से शुरू हुआ है और अब हम पहुंच गए हैं $7.5 बिलियन के ऊपर। तो एक तो ये ट्रेंड जो है ये इट्स नॉट करेक्ट कि ये सारा मलबा जो है इस हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाए। इसका ट्रेंड जो है वो पुराना शुरू हुआ है। दूसरा ये है कि ये बात जरूर सामने आई है कि इस हुकूमत की कोई ठोस पॉलिसी अगर तो इन्होंने बनाई है तो वो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की कि कैसी क्या पॉलिसी है कि ये इस ट्रेंड को मोड़ना चाहेंगे, ये इस ट्रेंड को मोड़ पाएंगे या मोड़ने की काबिलियत रखते हैं या मोड़ने की नीयत बांधे हुए हैं। तो ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो सामने नजर नहीं आई। जो इंपोर्ट्स रोकने वाली पॉलिसी है वो सैफान साहब पिछले 25-30 सालों से जब भी हुकूमत को फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के क्राइसिस शुरू होती है तो वो इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं और उससे मसला हल करने की अच्छा फारूक साहब ये बताएं कि आपने इतने सालों से आप माशाल्लाह नजर रख रहे हैं मीशत पे, ये इतना बड़ा गैप आपने सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया कि ये था कि एक रेट ऑफिशियली कोट ये हो रहा और बिग किसी और चीज पे रहो और इतना बड़ा डिफरेंस हो 20-21 रुपए का? हैव यू सीन दिस बिफोर फारूक साहब? मेरा ये 1998 के बाद अब ऐसा सीरियस क्राइसिस आया है। अच्छा। तो आप सोचिए कि ये पहली दफा है पिछले 23, 24, 25 सालों में जो इतना बड़ा फर्क आ रहा है और ये हुकूमत के अपने नुकसान में जाता है। और वो इस तरह के अगर आपका ऑफिशियल रेट और ओपन मार्केट रेट का इतना बड़ा फर्क होगा तो जो बाहर से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो बैंक चैनल नहीं इस्तेमाल करते। उनको अगर 14, 15, 16 रुपए का नुकसान हो जाता है डॉलर के ऊपर तो फिर वो हवाला इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड हैं वो ये चाहेंगे कि वो बैंकिंग चैनल से ना आए, वो भी हवाले लगवाना हवाला का रूप जो है वो इख्तियार करते हैं। तो नुकसान तो हुकूमत का अपना होता है अगर इतना बड़ा वो फर्क जो है वो रखते हैं। तो एक ये सोच रखना कि एक शख्स या एक इदारा, पाकिस्तानी इदारा, एक पाकिस्तानी शख्सियत जो है वो रुपी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएगी, ये नामुमकिन है। मैंने आपको बताया कि ये hundreds of billions of dollars लेकिन अभी आपने कहा फारूक साहब कि ये हुकूमत जो कर रही है पॉलिसी डायरेक्शन आप मुतमईन नहीं है, इंपोर्ट्स कर्व करने की कोशिश तो ये कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये पहले भी होता रहा है, ये और क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए? इतने जितने इनके पास मुद्दत है इसमें क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए कि इतने माह के अंदर नजर भी आ जाए कि हमें एक्सपोर्ट्स के अंदर या जो इनवर्ड आपको पैसा आना है वो बढ़ जाए? वो कैसे बढ़ेगा? मैं भी कॉमेंट करना चाहूंगा कि सलमान साहब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करता था जी, बेवकूफी की एक डेफिनेशन बताता है। वो कहता है कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते रहें और इस तरीके से बैठे रहें कि नतीजा फर्क निकलेगा तो ये बेवकूफी की डेफिनेशन। हम इस तजुर्बे को पिछले 25-30 सालों में कई बार दोहरा चुके हैं। देखिए हमारी इंपोर्ट्स जो हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो बिल्कुल बांग्लादेश या इंडिया उनके मुकाबले में है, वो ठीक ठाक। जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर इंडिया 19 या 20% अपनी जीडीपी का एक्सपोर्ट करता है तो हम बैठे हैं 9% पे। तो प्रॉब्लम इंपोर्ट्स के साथ नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपोर्ट के साथ है। सही। हम फोकस कर देते हैं इंपोर्ट के ऊपर। अच्छा, और मैं राना साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि आप क्या कर सकते हैं इतने माह के अंदर जितने आपके पास है, क्या करना चाहिए आपको जो सही हो जिसके जरिए ये मामला खत्म हो करेंसी क्राइसिस? और कोई डेट दे सकते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन टाइम है जब तक आप समझते हैं कि हम निकल जाएंगे इन क्राइसिस से? राना साहब देखें, हम लोग इकदाम ले रहे हैं कि हम इस क्राइसिस से निकलें लॉन्ग टर्म के ऊपर और मिड टर्म के ऊपर भी, और वो क्या इकदाम है? मिसाल के तौर पे जो सोलर पॉलिसी जो शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म ने लॉन्च की है, वो ये जो महंगा जो एनर्जी की जो प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो एक मेजर क्राइसिस जिसकी वजह से दुनिया में है, और आपका इंपोर्ट बिल भी जो है वो 25-26 अरब डॉलर से भी ज्यादा तजावज कर गया है। उसके अंदर जब हम सोलर के 10,000 या 15,000 मेगावाट की इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये शॉर्टेस्ट वे है कि आप अपने इंपोर्ट, ये जो एनर्जी इंपोर्ट का बिल है उसके अंदर आप एक डेंट या रिडक्शन ला सकें, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का पे बैक 3-4 सालों के अंदर है। एक तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। दूसरा जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो आपकी फूड सिक्योरिटी है कि जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फूड आइटम्स, जिसमें पाम ऑयल का एक बहुत बड़ा साइज है और चीजें हैं, वीट है आपको। तो इधर भी हमारा फोकस है कि हम अगले साल तक या उससे अगले साल तक ये इस इंपोर्ट को भी जो है वो रिड्यूस कर पाए। पाम ऑयल का प्रोजेक्ट जरा 3-4 साल का है, लेकिन ये मुमकिन है कि आप फूड के इंपोर्ट बिल को भी, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को आप अच्छे तरीके से मैनेज करें तो वहां आपके पास स्पेस है कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर लें। और ये इसके ऊपर काम हो रहा है। और हम लोग जो पॉलिसी किसान पैकेज आया
आया है वो एक शुरुआत है इसके ऊपर। देखिए जहां तक एक्सपोर्ट की बात है तो जितनी फिस्कल स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उससे बियॉन्ड इवन जाते हुए हमने 20 रुपए का यूनिट जो है वो हम एक्सपोर्ट सेक्टर को दे रहे हैं बिजली का, और $9 फी MMBTU हम गैस उनको दे रहे हैं पर केजी। देखें इसलिए ताकि वो रीजनली कंपेटिटिव रहें, यही चीजें रिक्वायर्ड थी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं एक्सपोर्ट के ऊपर। एक यहाँ फैसलाबाद से मैं बिलोंग करता हूं, यहाँ एक बड़ी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो उनके पास 5-6 हज़ार मुलाजिम है। तो मैंने उनसे पूछा आपके क्या हालात हैं, उन्होंने कहा हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें बिजली भी सस्ती मिल रही है, गैस भी सस्ती मिल रही है। इशू ये है कि अभी हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे। ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि देयर इज अ in the United States, there is a recession in Europe, UK। तो दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस है, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चले गई है, तो उनकी जो नेसेसिटी के ऊपर स्पेंडिंग है वो ज्यादा है, और ये जो गारमेंट्स और बेडशीट्स और टॉवल्स के ऊपर लोगों ने अपनी स्पेंडिंग रिड्यूस कर दी है, तो वो भी इंपैक्ट पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन जहां तक हम फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को हम कर रहे हैं। देखें ये जो क्राइसिस है, ये जो लिक्विडिटी का क्राइसिस है, इसका सॉल्यूशन क्या है इस वक्त शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म तो हमने डिस्कस कर दिया, शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन IMF है, शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, सऊदीया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। इन सारे तल्लुकात को इमरान खान ने खराब कर दिया। एक ब्रेक लेके खराब कर दिया। मैं इसके बाद आप ही की तरफ आता हूं, इसी बात को कंटिन्यू करता हूं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं, आपसे और सवाल ही पूछते हैं किस तरह से इंप्रूव होने से करेंसी क्राइसिस रिजॉल्व हो सकता है, गवर्नेंस के लेवल पे क्या मेजर्स होने चाहिए, ये भी सवाल पूछते हैं डॉक्टर साहब से भी और आपसे भी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन करेंसी क्राइसिस पे बात हो रही है। साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से एक माशी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए, इस पर भी गुफ्तगू हुई है क्या फर्क पड़ेगा। कुछ इन्फ्लोस, एहसान साहब आप कह रहे थे कि इमीडिएट चाहिए इन्फ्लोस हमें, ये हमने देखा है 220 पे आके रुक सा गया ऑफिशियल रेट। इन्फ्लोस की खबरें भी आई हैं, फिर भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं, ऐसा क्यों है? और दूसरा, एक इंक्वायरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आपकी हुकूमत ने कहा था कि खुद भी वजारत खजाना करेगी बैंक से खिलाफ, जब मामला आया था स्टैंडिंग कमेटी ने भी उठाया था। वो इंक्वायरी किधर गई सर? वो उस पर कुछ हुआ? गवर्नेंस किधर है और क्यों सजा नहीं हुई उन बैंक्स को? क्या मामला हुआ? वो किधर दब गई? क्या हुआ राणा साहब? देखें कुछ इंक्वायरीज होती हैं जिन पे इंक्वायरी भी मुकम्मल होती है और एक्शन भी ले लिया जाता है और पेनलाइज भी कर लिया जाता है, लेकिन वो पब्लिक नहीं होती। और जब आप स्टेट बैंक और बैंक्स के जब तल्लुकात की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक इंक्वायरीज इसी तर्ज के ऊपर जो है वो चलती हैं, तो वो वहाँ जो काम हो रहा है, वो जो होना चाहिए है, वो डेफिनेटली हो रहा है। देखें मैंने आपको जिस तरह बताया कि यही अगर हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स $12 अरब के ऊपर होते तो टोटली एक डिफरेंट बॉल गेम होती, आपका जो मार्केट का सेंटिमेंट है और होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें रोल अदा करते हैं। देखें एक चीज़ अगर आप मुझे अलाउ करें बताने के लिए, जहां ये डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, देखें इधर इस दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जिनका डेट टू GDP 200 से ऊपर है, 150 है, 180 है। हम लोग तो 70 to 80% की डेट टू GDP के रेशो के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर हमारा 78% जो डेट है वो मल्टीलैटरल बायलैटरल का है, उस डेट के ऊपर कभी भी डिफॉल्ट नहीं होता। और फिर सिर्फ 22% कमर्शियल है। उस 22% जो कमर्शियल डेट या कैपिटल मार्केट से जो आपने लिया हुआ है, उसमें से भी मैं समझता हूं कुछ तकरीबन 50-60% जो है वो चाइना से है और वहां हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो जो पॉइंट मैं मेक कर रहा था वो ये है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए, इमीडिएट के लिए आपको जो जरूरत है इस क्राइसिस से निकलने के लिए, उसमें IMF है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, अमेरिका है, इनसे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। और इन सबसे तल्लुकात इमरान खान साहब ने बिगाड़े हुए थे और इन सब के साथ उन्होंने एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बनाया हुआ था, और जो IMF को उन्होंने जिस तरह से मिसडील किया, तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो है वो पूरी अपनी काविश कर रही है और अच्छी उससे बेहतर कर सकती है। इमरान खान साहब ने जो खत लिखा IMF को, जो डीरेल कर सकता था इस मुआहदे को, उससे भी उनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी में डेफिनेटली कमी आई होगी। तो ये जो एक तासर है कि पता नहीं अगर इमरान खान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे आपका ये जो करंट मसला है वो और खराब होगा, बेहतर नहीं होगा। तो ये हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकती है कर रही है और आगे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है।
फरूख साहब, एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो उन्होंने बताया, और इन्होंने राणा साहब ने कहा $12 बिलियन के आसपास हो, मिसाल के तौर पे रिजर्व्स, तो हमारे सेंटिमेंट्स बेहतर हो जाएंगे। सर किधर से अब ये हम डालें $12 बिलियन फौरी तौर पे? आपको एक्सपेक्टेड है इनफ्लोज आना? फरूख सलीम साहब, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? और दूसरा ये बताएं कि रिजर्व्स गिर भी तो रहे हैं हर हफ्ते फरूख साहब, ये आ भी रहे हैं और गिर भी रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, तो ये रुकेंगे कैसे गिरना? और ये $12 अरब होते हुए जी सफान साहब कि मुझे यकीन है कि तेरी चोटी लगा रही जी इतनी कोशिश कर रही है कि मईशत की जो पटरी है उसको सीधी राह पे गामजन किया जाए, लेकिन कुछ तो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। देखिए, कुछ तो मामला जो है वो पिछले 8, 10, 12 सालों से जो खराबी आ रही है उसको यकदम ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ मखलूद हुकूमत की अपनी मजबूरियां होती हैं, वो दर्जन भर पार्टियां हैं, उनके अंदर फैसला साजी करनी है। और तीसरा बहुत बड़ा इशू ये है कि बहुत बड़े जो मुश्किल इकदाम हैं, बहुत सारे तो उठाए गए हैं लेकिन बहुत सारे नहीं उठा पाएंगे बिकॉज इलेक्शन करीब आ रहे हैं। फिर हुकूमत ने और सारी पार्टियों ने जो है वो इलेक्शन में भी जाना है। देखिए, सोलर का जिक्र किया राणा साहब ने, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है पॉलिसी के हवाले से। मैं एक जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, राणा साहब के सामने, आपके सामने रख दूं। देखिए, अभी जो ग्रीन मीटर्स की रिक्वायरमेंट है उसमें उसको पूरा करते करते कोई 3 महीने लग जाते हैं। यानी कि सोलर प्लांट्स जो घरों में लगे हैं, जो तैयार हैं हुकूमत को बिजली बेचने के लिए, और 9 रुपए की बिजली ये खरीद रहे हैं उनसे, उनमें भी डिले हो रहा है। मतलब हुकूमत जो है वो महंगी गैस लेके, महंगी LNG लेके, महंगा फर्नेस ऑयल लेके 20, 25, 30 रुपए की बिजली बनाने को तैयार है, लेकिन जो ऑफर किया जा रहा है इनको सोलर प्लांट्स के थ्रू 9 रुपए की बिजली, वो लेने को तैयार नहीं है। उसमें 2.5, 3 महीने के बाद ग्रीन मीटर लगाते हैं। तो पॉलिसी लेवल पे तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पॉलिसी शायद ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पा रही, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। लेकिन राणा साहब, आप उस वक्त कुछ इस पर भी कहना चाहिए कि आपने कहा कि इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी बाज ऐसी होती है जो सामने नहीं आती है। सर, ये तो स्टैंडिंग कमेटी ने उठाया था, कौमी असेंबली का मामला था, तो आप इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि एक्शन भी हो गया है, इंक्वायरी भी हो गई है, पेनल्टी भी हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो फिर भी ये इंटर बैंक का रेट कुछ और है और बैंक्स कुछ और दे रहे हैं, तो फर्क तो पड़ा नहीं, कोई डिटरेंस तो नहीं आई इन बैंक्स को? राणा साहब देखें, मैंने आपको इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब गैप आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर मार्केट जो है वो एक डिफरेंट रेट जो है वो ले लेती है, लेकिन इस गैप को जब हम कवर कर लेंगे, उसके अंदर देखें, इस गैप के अंदर मार्केट सेंटिमेंट का एक रोल है, मार्केट सेंटिमेंट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रोल है। तो अगर रियल एक्सचेंज रेट जो है वो 224 से कम है, और क्योंकि एक आर्जी शॉर्टेज है जो शायद 1-1.5 महीने में बेहतर हो जाएगी, तो प्लेसमेंट, और उससे अगर मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ये फर्क भी जो है वो कम हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जब ये ग्रीन मीटर्स पे बात करते हैं, IMF का मुकम्मल हो जाता है। फरूख साहब ने जो बात की थी आप तक पहुंची होगा जी? फरूख साहब ने ग्रीन मीटर्स का जिक्र किया था कि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, पॉलिसी लेवल पर है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, डिले आ रहा है उसमें। देखिए, ये तो नेट मीटरिंग की वो बात करें, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ये इसके ऊपर हम आई विल आल्सो टेक अ नोटिस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान में मौजूद करेंसी क्राइसिस की वजह क्या है और आगे की सिमत हमें क्या नजर आती है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हुकूमत की क्या होनी चाहिए। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।